तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में, यानी सबसे पहले हमें क्या याद आता है नंबर्स में? गिनती। गिनती जो होता है 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाता है अनंत तक, तो इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद अगर हम गिनती में ही 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाता है अनंत तक, उसमें जीरो ऐड कर दे, जीरो भी शामिल कर ले, तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स या फिर परफेक्ट नंबर्स। पूर्ण संख्या यानी कि ये काउंटिंग जो 1 2 3 4 उसमें जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, होल नंबर्स। फिर आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या है। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्लस वाला है जितना भी काउंटिंग 1 2 3 4 सब आ जाएगा, इसके अलावा जीरो भी आ जाएगा। इसके अलावा जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3, और ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, सब ले लेंगे तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी। यानी गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या। एड जीरो भी ले लेंगे। और पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? ये पॉजिटिव वाले नंबर्स और जीरो और फिर नेगेटिव नाम वाले नंबर्स सारे आ जाएंगे तो पूर्णांक संख्या आता है। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। अगली संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या है। अब ये होती है रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ क्या कर रहा है कि जो परिमेय संख्या होती है उसको p बटा q के रूप में लिखना है, और q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये पूरा इसको याद करना पड़ेगा इसी तरह से। जैसे कि अगर हम कहें 3/7, तो 3/7 बटे के रूप में है, परिमेय संख्या है। अगर कहें 7/6, तो ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। अगर कोई पूछे 6 क्या है, तो 6 तो पी की तरह दिख रहा है, लेकिन बटे में कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जिसका नीचे कोई नहीं है तो कुछ एक तो होता ही है ना, तो 6/1, 6 को क्या लिख सकते हैं? 6/1, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम कहें 7, तो 7/1 भी तो है, तो 7/1 भी क्या है? परिमेय संख्या। यानी जितनी भी गिनती है उन सब में नीचे एक तो रहेगा ही। जैसे यहाँ 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 सब लिख सकते हैं। 0/1, -3/1, तो ये सब भी क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, जो परिमेय संख्या का पूरा उल्टा होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसी संख्या कौन कौन सी आती है? जैसे वर्गमूल, जिनका वर्गमूल नहीं टूटता है वो अपरिमेय संख्या में आएंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं √3, तो √3 का वर्गमूल प्रॉपर जो एक्यूरेट नहीं टूटता है ना, दशमलव के अंक आते हैं इसमें, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। √2 अपरिमेय संख्या हो गया। √4 क्या हो जाएगा? तो √4 तो टूट जाएगा ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये तो अपरिमेय नहीं है। इसके अलावा √5 ये भी अपरिमेय है। इसके अलावा पाई का मान होता है 3.14 और चलते ही जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या के बाद आती है सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या क्या कहते हैं? जिसका दो जो है गुणनखंड हो, जो 2 से कटती हो, वो सम संख्या है। 2 से कटने वाली जितनी भी संख्या है वो क्या कहलाएगी? सम संख्या। अब 2 से कटने वाली कौन कौन संख्या है? आराम से हम लोग देख सकते हैं। जैसे हो गया 2 4 6 8 10 12 और चलते ही जाएगा इस तरह से ना। अगर कहें 2 6 5 4, 2654, क्या ये 2 से कटेगा? तो ये भी 2 से कटेगा, ये भी सम संख्या। पता कैसे करेंगे? बड़ी संख्याओं में अंतिम का अंक देखना। अगर अंतिम का अंक 2 से कटता है तो वो भी सम संख्या ही होगी, 2 से कटने वाली हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले ले 7 6 4 3 2 5 4, कितनी भी बड़ी संख्या ले ले, बस लास्ट वाला डिजिट देखना है। 4 जो है क्या 2 का मल्टीपल है? 2 से कटता है? तो हाँ कटता है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? सम संख्या। ये इसके बाद आता है विषम संख्या। इसके बाद कौन सी संख्या? विषम संख्या। जो 2 से नहीं कटती है, जो 2 से कटती नहीं हो, जिसका एक मल्टीपल 2 नहीं हो, 2 से कटने वाली जो संख्याएं रहेगी सम, 2 से नहीं कटने वाली रहेगी वो विषम। जैसे क्या कहेंगे 4 6 5, 465, ये विषम संख्या है। 3 कौन सी? विषम संख्या। 5 कौन सी? विषम संख्या। 7 कौन सी? विषम संख्या। ये सब 2 से नहीं कटती है, तो ये सब कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। इसके बाद आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसको बड़े आराम से समझना है, भाज्य और अभाज्य में। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ये दोनों भी सिंपल है। भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। और जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। कैसे पहचानेंगे?
जैसे इसमें आएगा, इसमें ले लेते हैं मान लो 3, तो 3 किसके पहाड़ा में आता है? एक तो 3 1 से घटेगा, एक 3 एकम 3 से घट जाएगा, इसका केवल 2 ही है ना गुणनखंड, तो 2 गुणनखंड, तो 3 क्या है? अभाज्य। अगर हम 4 ले ले तो 4 किससे कटेगा? 4 कटेगा 2 दूना 4, 4 एकम 4 और 1 चौके 4, इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, तो 4 कौन सी हो गई? भाज्य। अगर हम कहें 6, 6 किससे कटेगा बताओ? 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6 और 1 से तो कटेगा ही, तो 6 भी क्या हो गई? भाज्य। अगर हम कहें 7, तो कि 7 केवल 7 से कटता है और 7 केवल 1 से कटता है, तो ये हो गई अभाज्य। अगर हम कहें 1 बताओ, 1 भाज्य है कि अभाज्य है? इसको किस में डाल दें? तो 1 देखो, 1 का कितना मल्टीपल है? इसका कितना गुणनखंड है? तो 1 केवल 1 के पहाड़ा में आता है ना, इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड तो है ही नहीं, तो ये भाज्य नहीं है। तो इसका 2 गुणनखंड भी नहीं, केवल 1 ही गुणनखंड है ना, इसलिए 1 जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद आती है वास्तविक संख्या। ये जितनी भी संख्या हम लोग पढ़े ये सब किस में आ जाती है? वास्तविक संख्या में, रियल नंबर्स में। वास्तविक संख्या में कैसे आ जाएगा? वास्तविक संख्या का होता है कि जिसको भी हम लोग नंबर लाइन पर लिख लेते हैं, संख्या रेखा पर जिसको भी हम लोग दर्शा सकते हैं, वो हो जाता है वास्तविक संख्या। अब ये संख्या रेखा क्या होता है? तो इधर सब पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं और इधर सब 0 और इसके बाद वाले सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जितनी भी संख्या हम लोग पढ़े, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत संख्या और तुम्हारा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सब किसमें? नंबर लाइन पर आ जाता है। तो ये सब किसमें आ जाएगा? वास्तविक संख्या में। और जिसको नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते हम लोग, वो आ जाता है काल्पनिक संख्या में, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स में। अब इसको आई से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। अब ये कैसी होती है काल्पनिक संख्या, कैसे पहचानेंगे? तो रूट में जब भी हम लोग माइनस में कोई संख्या देखें तो समझ जाना वो काल्पनिक संख्या है, क्योंकि वर्गमूल में माइनस जैसी संख्या कोई होती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर आ गई इसका मतलब वो कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। और ये माइनस को हम लोग आई स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग कहें -6 ये रूट में है, तो ये भी किसमें आ जाएगा? काल्पनिक संख्या में। अब काल्पनिक संख्या के बाद हम लोग देखेंगे कि वो जो दशमलव रहते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, क्या वो परिमेय है कि अपरिमेय? तो सिंपल सा हम लोग तरीका देखेंगे। जैसे एक डेसिमल नंबर लेते हैं हम लोग 0.5। अब बताना है कि क्या p बटा q के रूप में लिख पा रहे हैं? अगर p बटा q के रूप में लिख पाएंगे तो हो जाएगा परिमेय, और अगर नहीं लिख पाएंगे तो हो जाएगा अपरिमेय। सिंपल सा देखना है कि 0.5 इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 को हम लिख सकते हैं, दशमलव हटा के नीचे एक 0 देंगे, दशमलव हटाने के बाद देखते हैं क्या दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतने नीचे 0 देना पड़ते हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे एक 0 दिए। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, इसका मान कितना आ गया? 1/2। ये p बटा q के रूप में लिख लिए, यानी ये जो दशमलव लिखे हैं ये डेसिमल नंबर जो था वो परिमेय है। 0.5 किसमें आ गया? परिमेय में। लेकिन अगर हम कहें 0.5555 ऐसे चलते जा रहा है, ये चलते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? इसको कहते हैं अशांत दशमलव। लेकिन इसमें एक अंक का रिपीटेशन लगातार हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? 0.5 लिखेंगे और 5 पर रेकरिंग दे देंगे। रेकरिंग का मतलब ये होता है कि 5 का रिपीटेशन होते जा रहा, और रेकरिंग वाला दशमलव हटाने के लिए कुछ नहीं करते हैं कि इसका जो 0.5 इस पर रेकरिंग है तो दशमलव हटाएंगे और 5 ऊपर लिखा है और नीचे दशमलव के अंक के बाद जितना अंक है उसके लिए 9 दे देंगे। फिर से बताते, 0.555 चलते जा रहा है तो 5 पर रेकरिंग दे दी, इसका मतलब 5 का रिपीटेशन हो रहा है। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर 5 लिखे और दशमलव हटाने के बाद नीचे 9 दे देंगे। इस 5 के लिए नीचे क्या दे दी? 9, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 9 देते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 0 देते हैं, लेकिन रेकरिंग के दशमलव हटाने के लिए क्या देते हैं? 9। सिंपल सा, जैसे 0.75 इस पर रेकरिंग है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ 7 5 लिखेंगे और 7 के लिए 9 और 5 के लिए भी क्या दे देंगे? 9। तो ये रेकरिंग हटाने के लिए नीचे 9 दिया जाता है। अब देखो इनको भी p बटा q के रूप में लिख लिया ना, तो ये सब भी कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम कहें कि 0.743254 और चलते जा रहा है,
अब इनमें किसी अंक का रिपीटेशन हो रहा है? कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो इसको हल ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो ये किस में आ जाएगा? अपरिमेय में। तो जो शांत दशमलव है वो परिमेय है, शांत अशांत दशमलव लेकिन रेकरिंग वाला है तो वो परिमेय है, लेकिन जो अशांत दशमलव है कोई रिपीटेशन नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। रेकरिंग हटाने के लिए नीचे 9 देना है और यहाँ दशमलव हटा के नीचे 0 देना है। एक और प्रश्न आ सकता है, जैसे अगर कहेगा 0.75 है और 5 पर केवल रेकरिंग है, 7 पर नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, 7 5 ऊपर रहेगा और नीचे 5 पर रेकरिंग है इसके लिए 9 और 7 पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 0, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको बस घटा देना है। फिर से अगर दशमलव हटाना है यहाँ तो ऊपर 7 5 लिखे, 5 पर रेकरिंग है उसके लिए 9 देना है, 7 पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 देना है, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको केवल क्या कर देना? माइनस कर देना। अब 75 में से 7 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 68, और नीचे कितना हो जाएगा? 90। तो इस तरह से बनाना है हम लोगों को। जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए 0 दे देना है और जिस पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए 9 दे देना है। अब इससे अभाज्य संख्या में भी एक प्रश्न पूछा गया था, कहा गया था कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या को गिनना है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अब उसको लिखना शुरू करेंगे ना। 1 लिखेंगे तो 1 तो नहीं होगा, 2 लिखेंगे 2 से शुरू होगा, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे 4 तो नहीं होगा, फिर 5 लिखेंगे, और इस तरह से चलते जाएंगे 50 तक पहुंचना हम लोगों को। तो एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है, तो हम लोगों को अभाज्य संख्या याद करना पड़ेगा कि कितने से कितने तक में कितनी अभाज्य संख्या है। सिंपल छोटा सा ये 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे अगर कहेंगे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक 15 है। अगर कहेगा 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसमें 10 है। अगर कह दिया 1 से 50 तक 15 है, 50 से 100 तक 10 है, यानी अगर 1 से 100 तक पूछ लिया तो 15 10 कितना हो जाएगा? 25। 1 से 50 तक 15 को अभाज्य संख्या है, 50 से 100 तक 10 है, और 1 से 100 तक का तो 15 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछ लिया 1 से 200 तक भी पूछ लेता कभी कभी, तो 1 से 200 तक याद कर लेना 46 होता है, 1 से 200 तक 46, और लास्ट याद कर लेना 1 से 1000 तक। इससे ज्यादा लगभग अभी तक पूछा नहीं है, तो होना चाहिए इसका कितना? 168। तो 15 10 और दोनों जोड़ के 25, फिर 46 और फिर 168। बस इतना पॉइंट्स याद करना है, फिर खत्म हो जाएगा। अब लगातार अभाज्य संख्या का युग्म पूछे तो लगातार अभाज्य संख्या का युग्म, लगातार अभाज्य संख्या का युग्म, अगर लगातार अभाज्य संख्या का युग्म पूछे तो हम लोग क्या जानते हैं कि अभाज्य संख्या कहाँ शुरू हो रहा है? 1 से तो नहीं होगा ना, एक तो ना भाज्य ना अभाज्य, 2 से शुरू होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 9 10 11 हो जाएगा, है ना। इस तरह से चलते जाएगा। तो यहाँ लगातार अभाज्य संख्या का युग्म केवल यही 3 को है, यही 3 लगातार है, 3 5 7। फिर देखो गैपिंग कितना ज्यादा होते जा रहा है, यहाँ 1 का गैपिंग है, ये तो नहीं होगा। तो लगातार अभाज्य संख्या का युग्म भी एग्जाम में पूछ चुका है, तो वो कितना होगा? 3 5 7, 3 5 7। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो युग्म में है, साथ में है। इसके अलावा पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम लोग जानते हैं 2 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा तो वो तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा तो कौन सी हो जाएगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 2 3 4, 4 से शुरू हो रहा है ना, तो 4 हो जाएगी। सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछा तो वो भी क्या हो जाएगा? अनंत, उसको भी ज्ञात नहीं कर सकते, लगातार चलते जाएगा। अगर पूछेगा 1 क्या है, तो 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है? इसके अलावा कहता है सहभाज्य संख्या पूछता है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म जब पूछेगा तो 2 संख्या साथ में दिया रहेगा कोष्ठक में, और पूछेगा बताओ ये सब सहअभाज्य है कि नहीं, जैसे 13 और 11। तो अगर दोनों एक साथ कटता है, दोनों का कोई सेम गुणनखंड है, तो वो सहअभाज्य नहीं हो जाएगा। अब देखो 13 और 11 कोई एक पहाड़ा है जिससे दोनों कट जाएगा? नहीं। तो ये 13 11 का युग्म क्या हो जाएगा? सहअभाज्य। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका HCF होना चाहिए 1, जिनका HCF 1 होता है वो सहअभाज्य है। अब बताना 9 और 6 क्या सहअभाज्य है? नहीं, ये दोनों 3 से कट जाता है ना, ये तो सहअभाज्य हो गया। लेकिन अगर हम कहें 2 और 7 क्या सहअभाज्य है? तो बिल्कुल है। इनका HCF कितना होता है? 1, तो सहअभाज्य है।